नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देहरादून में बीजेपी विधायक दल की आज अहम बैठक है। सुबह करीब 10 बजे ये बैठक होगी विधायक दल की, और बैठक में सीएम के नाम का ऐलान हो सकता है। मंगलवार को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद अटकलें लगना तेज हो गई, सियासी बाजार गर्म हो गया। और ऐसे में जो अटकलें लग रही थी उनको लेकर आज कह सकते हैं कि वो इंतजार खत्म हो जाएगा, वो अटकलें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि आज विधायक दल की जो बैठक होगी उसमें ये फैसला हो जाएगा कि आखिर उत्तराखंड की कमान किसके हाथों में जाने वाली है, किसको सौंपेगी आखिर उत्तराखंड की समान बीजेपी। तो ऐसे में कई नाम हैं जो कि आगे आ रहे हैं। जैसे कल तक धन सिंह रावत का नाम सबसे आगे था, लेकिन आज वहीं राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का नाम सबसे आगे है। लेकिन ऐसे में अजय भट्ट का नाम भी सामने आ रहा है, केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल का नाम भी सामने आ रहा है। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि आखिर किसको उत्तराखंड की कमान मिलती है। तो सुबह करीब 10 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें नाम पर फैसला होगा। किसके नाम पर मुहर लगेगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये 10 बजे के बाद ही सामने आएगा और खुलासा हो सकेगा कि आखिर उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो बता दें आपको कि उत्तराखंड में अगर सत्ता बदली तो फिर कौन है दावेदार। तो 7 अक्टूबर सन 1971 में, तो बता दें कि पिथौरागढ़ के डीडी हाट में जन्म हुआ। कौन है पुष्कर धामी, जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल खटीमा से विधायक है पुष्कर धामी। तो मंगलवार को त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दिया, राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा, और उसके बाद आखिर अगर बात करें मुख्यमंत्री रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत की, तो उन्होंने एक बात कही, वो ये कि उनको सौभाग्य मिला कि उनके हाथों में उत्तराखंड की कमान रही। 4 साल होने में 9 दिन बाकी रह गए थे और इससे पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और ये नेतृत्व का फैसला है और इसके अच्छे जवाब के लिए दिल्ली जाना होगा। तो कुछ इस तरह की बातें त्रिवेंद्र रावत ने कही। बहरहाल आज ये तय होगा कि आखिर उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अगर उत्तराखंड की मुख्यमंत्री की सीट की बात करें तो वो अक्सर विवादों में रही है, या यूं कहें कि उसके साथ कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि इस तरह का भाग्य रहा है उस सीट का कि कोई भी मंत्री, कोई भी मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। यानी कि कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं रहा एनडी तिवारी को छोड़ के, जो कि कांग्रेस से थे, जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी मुख्यमंत्री में बदलाव होता है तो ये सोचकर होता है कि शायद ये मुख्यमंत्री जो होंगे वो अपना कार्यकाल पूरा कर सकेंगे, या फिर ऐसा होगा कि जब उनको कमान सौंपी जाएगी तो चीज़ें बदल जाएंगी। लेकिन होता नहीं है, तस्वीर वैसी की वैसी रहती है। और प्रयोग करने में चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही पीछे नहीं रही हैं। कई प्रयोग किए गए हैं इसको लेकर कि आखिर उत्तराखंड की सीट पर किसको बैठाया जाए और किसको बैठाकर आखिर वहाँ की सत्ता को अपने हाथों में किया जा सके। तो जयसिंह रावत, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। आपका स्वागत है जयसिंह जी न्यूज़ वन इंडिया पर। हाँ, नमस्कार जी जयसिंह जी, आज उत्तराखंड में 9वें मुख्यमंत्री का नाम सामने आने वाला है और बाजारें जो है, अटकलों का जो बाजार है वो बहुत ज्यादा गर्म है। कल तक की बात करें तो कई नाम सामने आ रहे थे, जिसमें सबसे ऊपर धन सिंह रावत का नाम सामने आ रहा था। लेकिन अगर आज की बात करें तो आज अनिल बलूनी का नाम सबसे आगे चल रहा है। 3-4 नाम है जिनमें रेस लगी हुई है। क्या लग रहा है कि कौन से नाम को आखिर, जिस नाम पर आज मुहर लग सकती है 10 बजे जो ये बैठक होगी विधायकों की, इसको लेकर कौन से नाम पर आखिर ऐसा होगा कि हाँ उत्तराखंड की कमान उसको सौंपी जाएगी? ये तो ये 9वें नहीं 10वें होंगे। मतलब आदमी तो 9वां होगा, लेकिन हाँ वैसे तो 10वां होगा, बिल्कुल बिल्कुल 10वीं बार ये कोई हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो यहाँ पर जो है जो मुख्यमंत्री का चयन होगा, नेता सदन का, मतलब इसका विधायक दल का नेता जो चुना जाएगा, उसमें कई चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। एक तो रखना पड़ेगा जो संतुलन होता है आपका, गढ़वाल कुमाऊं में संतुलन रखना पड़ेगा, जातीय संतुलन इनको रखना पड़ता है, पहाड़ मैदान का संतुलन रखना पड़ता है। अब जैसे अभी कुमाऊं से बंशीधर भगत पार्टी के अध्यक्ष हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो ब्राह्मण है। तो ऐसा लगता नहीं कि कुमाऊं से, या जब तक इनको दोनों ब्राह्मण कुमाऊं से आ जाएंगे। ये दूसरी बात है कि गढ़वाल से भी बलूनी का नाम आ तो रहा है। बलूनी काफी एक्टिव भी रहे हैं, उभरते हुए नेता है, और
ईश्वर से प्रार्थना है कि वो उनका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे। वो प्रदेश की सेवा करते नहीं कि दिक्कत है उनके साथ, वो फिजिकली फिट नहीं है। अभी केमोथेरेपी हुई है और कोरोना काल है, और अभी चुनाव आप जानते हैं, ये केवल त्रिवेंद्र रावत को इसलिए हटाया गया है क्योंकि पार्टी को लगा इनके नेतृत्व में हम चुनाव नहीं जीत सकते। तो ऐसा व्यक्ति होना है जिसका जिसका इतना वजन हो, राजनीतिक जिसका वजन होगा, उस व्यक्ति का यहाँ पर चयन होगा ताकि वो पार्टी पे नैया पार लगा, चुनावी नैया पार लगा सके। ऐसी स्थिति में क्या बरूनी इतना भागदौड़ कर पाएंगे जितना अभी ये कर रहे थे? त्रिवेंद्र रावत जब से आया था भाई, ये सबसे अलोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं देश के, तब से वो काफी एक्टिव हो गए थे, है ना। आज पिथौरागढ़ में दूसरे दिन वो जोनसर बाहर नजर आते थे, तो कभी वो जोशीमठ होते थे, कभी वो तराई में चले जाते थे। ऐसा इतना मेहनत करनी पड़ेगी जो होगा। और आप जानते हैं यहाँ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हमेशा काउंट करता रहा है। पिछले 20 सालों में यही हुआ, जो पार्टी रूलिंग है वो अगली बार हार जाती है। ये कठिन चुनौतियां हैं, जिससे भी बनाएंगे उस पार्टी की नैया पार लगानी होगी। तो इसलिए इनको अब देखिए, पता नहीं क्या तय, ऑलरेडी तय हो चुका होगा, पर मोदी जी ने या अमित शाह ने जो तय करना होगा वो कर दिया होगा, और जो सोच समझ के ही किया होगा कि जो पार्टी की नैया पार लगा सके। तो देखते हैं अभी, क्योंकि विधायक दल में तो औपचारिकता होती है, ऊपर से जो नाम आता है उसको प्रस्ताव, उसके नाम का प्रस्ताव पास हो जाएगा, वो गवर्नर के यहाँ चला जाएगा, गवर्नर उनको शपथ ग्रहण करने के लिए उनको आमंत्रित करेंगे। ये बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन क्या लग रहा है इस बार ये डिप्टी सीएम का जो फैक्टर बीच में लेकर आई है बीजेपी अचानक से, क्यों? क्या अब तक जिस तरह की चीजें रही हैं, कहीं ना कहीं उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए, या फिर जिस भी मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगे तो कुछ इस हिसाब से समीकरण बिठाया गया होगा कि एक डिप्टी सीएम बना देते हैं जिससे कि उस डैमेज को कंट्रोल किया जा सके? क्या वजह है आखिर? नहीं, डैमेज कंट्रोल तो आप जानते हैं कि एक तो त्रिवेंद्र जी व्यवहार कुशल नहीं रहे, पार्टी के लोगों को साथ लेकर नहीं चले, पार्टी के अंदर ही उनका असंतोष था, विधायकों का ही असंतोष था। विधायकों ने खुलेआम भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जो भट्टियाल साहब थे उन्होंने लगाया, तूफान जी पहले से नाराज थे। ठीक, जय सिंह जी मैं लौटूंगी आपके पास। जय सिंह जी मैं लौटूंगी आपके पास कुछ ही देर में। तो बता दें कि आपसे कुछ ही देर में विधायक दल की बैठक होगी, और इस मुद्दे पर आपको बता दें कि थोड़ी ही देर में ये सामने आ जाएगा विधायक दल की बैठक के बाद कि आखिर कौन होगा उत्तराखंड का मुख्यमंत्री। तो आपसे कुछ से देर बाद विधायक दल की बैठक होगी, और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए ज्वालापुर से विधायक सुरेश राठौर हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव। सुरेश जी स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। होने जा रही है और विधायक अपने नए मुख्यमंत्री का चुनाव करेंगे। मुख्यमंत्री को जो चुनेंगे कि कौन मुख्यमंत्री होगा। इस वक्त ज्वालापुर से विधायक सुरेश राठौर जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज बेहद ही बड़ा दिन है, नेतृत्व परिवर्तन हो चुका है, लेकिन अब अगला नेतृत्व कौन करेगा? ये तो अपना केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कौन होगा, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि 1 वर्ष का समय है और 2022 में हम चुनाव में जा रहे हैं, तो ये पूरा वक्त चुनाव के लिए हम तो केवल केंद्रीय नेतृत्व से ऐसी अपील करेंगे कि जो भी चेहरा हो जो पूरे उत्तराखंड के अंदर सकारात्मक प्रयोग करके हमारी 2022 का चुनाव में सफलता दिला सकता हो, भाग दौड़कर ऐसा माहौल बना सकता है कि हम उसके चेहरे के ऊपर विधानसभा के चुनाव में इस 55 सीटों से 56 सीटों से ज्यादा सीटें जीत कर ले आए, ऐसा वातावरण बनाने वाले। सुरेश जी, सबसे बड़ी आपने एक बेहद महत्वपूर्ण बात बताई कि केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि यहाँ पर मुखिया कौन होगा। अब विधायक दल की बैठक हो रही है, ये केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से कहा गया कि विधायक दल की बैठक में जो भी नेता तय होगा उसके बाद फिर उसका ऐलान होगा। जी देखिए, नेता तय करना अपने केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व दोनों का फर्ज होता है। अब ये जिम्मेदारी केंद्रीय नेतृत्व की है कि वो दिल्ली से किसी को भेजते हैं, उत्तराखंड के रहने वाले जो भी होगा वो उत्तराखंड का रहने वाला होगा। ऐसे में मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि सबकी निगाहें केंद्रीय नेतृत्व की ओर है, हम भी चाहेंगे जो उनका फैसला होगा सर्वधारी होगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री कौन हो, किस क्षेत्र से हो, जातीय समीकरणों को जो है फिट करने वाला हो और सर्वमान्य हो, क्योंकि जिस तरह से खेमों में बटी भारतीय जनता पार्टी
उत्तराखंड में अगर किसी भी चेहरे को अगर उतारा जाता है तो उसकी एक्सेप्टेंस कितनी होगी, ये बड़ा सवाल होगा। देखिए, दो बातें मैं श्रीवास्तव जी बड़ा स्पष्ट करना चाहूंगा कि आप केवल ब्राह्मण और ठाकुर की बात करते हैं, ऐसा नहीं है। आपको सभी वर्गों, मैंने कहा जातिगत समीकरणों को साधते हुए, जातिगत समीकरणों को साधते हुए अगर ब्राह्मण आता है तो ठाकुर का होना यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष का ये भी तय माना जाना चाहिए। लेकिन जो ओबीसी है, जो अनुसूचित जाति का मैदानी क्षेत्र है, जहां पर इस नेतृत्व की आवश्यकता है, जहां अभी उजाले की किरणें नहीं पहुंची है और वहां पर बहुत लंबे समय से जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, उनके मन में भी ये चीज रहती है कि उनको भी नेतृत्व मिले, वो निकल कर आए। इसलिए सरकार के अंदर जिन लोगों ने लंबे समय से काम किया, उन लोगों को केवल चुपचाप बैठना पड़ा संगठन के कारण से। तो जो भी मुख्यमंत्री बनकर एक अच्छा चेहरा बनकर आए, लेकिन जो भी प्रदेश अध्यक्ष हो, एनर्जिक हो और पूरे उत्तराखंड के अंदर नहीं, पूरे क्षेत्र के साथ साथ सामंजस्य बिठाकर हमारी सरकार को ठीक से चलाकर और आने वाले 2022 की चुनाव की नैया को पार करने वाला ही मुख्यमंत्री। अच्छा, अभी तक बहुत सारे कयास लग रहे हैं, मुख्यमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री जो है कि रेस में बहुत सारे नाम आगे आ रहे हैं। उसके बाद डिप्टी सीएम का भी एक जो है कुछ ऐसी अफवाहें चले, एक डिप्टी सीएम भी बन सकता है। साथ ही अभी मुख्यमंत्री के साथ यानी मुख्यमंत्री को मिलाकर के 12 मंत्री बन सकते हैं। तो अभी 3 मंत्रालय भी ऑलरेडी पहले से खाली है, तो मंत्रियों के लिए भी जद्दोजहद अभी बहुत सारी है। केवल मुख्यमंत्री का नाम का ऐलान ही नहीं, बल्कि मंत्रालयों का डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर मंत्री का चयन, वो भी एक वो है। क्या लगता है, अगर आप कास्टिंग फैक्टर, आपने जो इंडिकेट भी किया, कास्टिंग फैक्टर की तरफ से भी अगर आप देखिए, ब्राह्मण है, राजपूत है, अनुसूचित जाति है, इन सब का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। कितनी दावेदारी अपनी तरफ से प्रस्तुत करेंगे? निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा, सामाजिक संतुलन जब तक नहीं बनता तब तक अच्छी सरकारें नहीं चलती। समाज के अंतिम छोर में बैठा व्यक्ति, जो हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की बात करते हैं, जो हमने नेतृत्व में बचपन से सीखा। 1977 से मैं स्वयं सेवक हूँ और 1980 से भारतीय जनता पार्टी के चरवेती सिद्धांत को लेकर निरंतर काम कर रहा हूँ। जो अंतिम छोर का व्यक्ति है, जहां आज भी प्रकाश की किरणें नहीं पहुंचे, मोदी जी के माध्यम से ऐसी जनधन की योजनाएं हुई, भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं, चाहे उज्ज्वला गैस हुई, एक एक घर को रोशन करने का काम जो केंद्रीय नेतृत्व ने किया है, आज जो उनके अंदर बैठी है, वो भी चाहता है कि हमारा व्यक्ति वहां जाकर तो बैठा, जिसको हमने चुनकर भेजा है, वो भी उन कोठियों में रहे जिन कोठियों में ब्राह्मण रहते हैं, ठाकुर रहते हैं, वैश्य रहते हैं। उन्हीं कोठियों में रहने को उनका भी हकदार है। वो भी अपने नुमाइंदों को इस रूप में देखना चाहते हैं। आपको लगता है कि 1 साल अगर आपको मान लीजिए सेवा का मौका मिलता तो 1 साल का ये वक्त पर्याप्त होगा? मैं केवल अपनी बात नहीं कर रहा, मैं सामाजिक संतुलन, क्षेत्रीय संतुलन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो 26% अनुसूचित जाति का व्यक्ति यहाँ पर निवास करता है, जो ओबीसी यहाँ पर निवास करता है, उनमें भी नेतृत्व की भड़क रहती है, लालसा रहती है, अग्नि जगती है। अच्छा चलिए, ये तो आपने बता दिया, मुख्यमंत्री किसको बनाना चाहते हैं? देखिए, राजनीति खुलेगा, पिटारा खुलेगा। केंद्रीय नेतृत्व हम जानते हैं, संगठन में बड़े लंबे समय से काम किया है। माननीय रमन सिंह जी, माननीय दुष्यंत कुमार गौतम जी के सामने अभी मैं समझता हूँ उनको भी ये पता नहीं होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, जो पिटारा केंद्रीय। अच्छा, नाराज क्यों थे विधायक? अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि एक्चुअल वजह क्या थी विधायकों की नाराजगी? मैं कुछ नहीं कर। बिल्कुल, तो देखिए, ये थे ज्वालापुर से विधायक सुरेश राठौर जी, जो उनकी मजबूरी भी है कि साफ तौर पे कुछ नहीं कह सकते, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि जिस जाति और सामाजिक संतुलन की बात सुरेश राठौर जी ने की है, वो उत्तराखंड की डिमांड भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर हमेशा से कोशिश ये होती रही है कि ब्राह्मण और राजपूतों के बीच में सामंजस्य बिठा लीजिए, लेकिन अनुसूचित जाति का एक बड़ा वोट बैंक इस उत्तराखंड के अंदर है, और अगर वो रिप्रेजेंटेशन इस बार के कैबिनेट में नहीं दिखाई देता है तो भी कहीं ना कहीं एक मिसमैच होगा। और जहां ओवरऑल एक्सेप्टेंस की बात है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोताही जरूर होगी। ऐसे में इस बार जब मुख्यमंत्री के साथ साथ मंत्रिमंडल का चयन होगा, तब भी पार्टी और केंद्रीय नेतृत्व के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। फिलहाल आपसे कुछ देर का इंतजार कीजिए, ये तय हो जाएगा मुख्यमंत्री कौन होने जा रहा है। तो बहुत धन्यवाद आपका ब्रजेश जी, तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए। इसी के साथ हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जय सिंह रावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार लगातार, और इसके साथ ही इस वक्त हमारे साथ अजय उपाध्याय, कांग्रेस प्रवक्ता, जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया पर अजय उपाध्याय जी। और साथ ही रत्नेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप प्रवक्ता, आपका भी स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया पर रत्नेश जी।
ठीक, तो सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी अजय उपाध्याय जी, जिस तरीके से फिलहाल उत्तराखंड में जो स्थिति बनी हुई है उसको लेकर आपका क्या कहना है? क्योंकि अगर कल तक देखें तो कांग्रेस की तरफ से तो यही बात सामने आ रही है कि भाई जो 2017 में बीजेपी ने किया वो अब यहाँ पर जो बीजेपी है वो भुगत रही है, यानी कि जो बोया वो काटा। देखिए, उत्तराखंड की पूरी परिस्थितियां जो देख रहे हैं हम लोग, राजनीतिक जिस तरह से लगातार वहां पे राजनीतिक संस्कृति का भी और राजनीतिक सोच का भी हरण हुआ, जिस तरह बेरोजगारी, महंगाई और नौजवानों के साथ जिस तरह से वहां हो रहा है पलायन की समस्या को लेकर, सरकार को जो लोगों ने चुना था, जब 57 सीट वहां की जनता ने दिया था, तो बड़ी आशाएं थी लोगों की। बहुत ही लोगों को था कि कम से कम उन कहीं राहत मिलेगी, उनके उज्जवल भविष्य की कल्पना थी, उत्तराखंड के विकास की संकल्पना थी। हुआ क्या? सिर्फ आपस में लड़ते रहे ये सारे लोग। भ्रष्टाचार का आलम इतना है कि हाई कोर्ट नैनीताल को बोलना पड़ा कि सीबीआई से जांच कराई जाए। अलग बात है, उत्तराखंड सरकार अपनी जो है निर्लजता का हद पार करके और सुप्रीम कोर्ट से स्टे लाने का प्रयास की। 26% बेरोजगारी की दर रही, लेकिन ये अपनी सत्ता और सियासत बचाने में लगे रहे। पलायन में लाखों, माने लगभग 1200 गांव जो है वहां खाली हो चुके हैं। उनके किसी न किसी रूप में उनका राहत मिलता तो उत्तराखंड के लोगों का कल्याण होता। उस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं रहा, क्योंकि किसी तरह इनको आपसी झगड़े से निपटने का प्रयास करते रहे। क्या सरकार लोग इसी के लिए चुनता है? अभी भी वक्त है। इस सरकार को माननीय राज्यपाल से अनुरोध है कि उसको बर्खास्त करे और नए सिरे से वहां पे चुनाव वैसे भी होना है 6 महीने साल भर बाद। जनता के अदालत में जाना चाहिए इन्हें, और भरोसा सभी पार्टियों का है। सभी पार्टियां आकर के आए और चुनाव लड़ करके देखें, जिसका जो बहुमत होगा, जनता जिसके साथ होगी, पुनः उसके साथ काम होगा। लेकिन ये आपस की राजनीति में, आपस की लड़ाई में पूरे उत्तराखंड के आम जनमानस के हितों का कहीं ना कहीं न्यौछावर करने का प्रयास है। ये बेहद दुखद है। आपने देखा होगा, इसके अलावा जनता बार बार ये सवाल पूछती रही है कि 4 सालों में आपने उनके लिए क्या किया। 400 करोड़ के घोटाले आपने जरूर किए हैं। कर्मकार बोर्ड में जो गबन हुआ है, चाहे फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में जो घोटाला हुआ है वो जरूर है, लेकिन आम जनमानस के लिए रोजगार देना चाहिए, सुरक्षा देना चाहिए, स्वास्थ्य और शिक्षा का काम करना चाहिए, जो सरकार की सबसे बड़ी जी, आपका ये कहना है कि है। जिस तरीके से इस सरकार ने काम किए उसका हर्जाना ये भुगत रही है कहीं ना कहीं, और आपकी डिमांड है कि ये जो साल 6 महीने बाद चुनाव होने हैं उससे पहले बेटर है कि यहाँ पे राज्यपाल से बात करने के बाद राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए, या जो भी आपकी ये मांगे। हमारे साथ एनपी सिंह जुड़े हुए हैं बीजेपी से, उनसे बात कर लेते हैं। एनपी जी, आपका स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया पर। थैंक यू। हाँ, एनपी जी, अभी हमारी बात हो रही थी अजय उपाध्याय जी से। उनका ये कहना है कि फिलहाल जो कुछ उत्तराखंड में हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि इस सरकार ने काम ही ठीक से नहीं किया है। काफी असंतुष्टि रही ना सिर्फ जनता में बल्कि विधायकों में, सांसदों में, जिसका हर्जाना, जिसका खामियाजा फिलहाल बीजेपी ने उत्तराखंड में भुगत लिया। नहीं, मैं उनकी बात से एग्री नहीं कर रहा हूँ। देखिए, बदलाव होते हैं। सरकार ने अच्छा काम किया है, हमारे मुख्यमंत्री ने अच्छा काम किया है, लेकिन मुख्यमंत्री जी की भी कोई मजबूरी हो सकती है कि जिसकी वजह से वो होते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको हटा दिया गया है। अभी भी मुख्यमंत्री जी हैं और मुख्यमंत्री जी की मर्जी से ही आगे चुना जाएगा, जो भी रखते जाएंगे। विधायक दल की बैठक होती है, विधायकों का सबका सम्मान होता है। विधायक को होते हैं कि ये ठीक से काम करेंगे, उन्हीं को चुना जाता है। तो मुख्यमंत्री जी का चुनाव आज बहुत सारे कर देंगे, और मुख्यमंत्री जी ने 4 साल पर अच्छे ढंग से निकाले हैं। कितनी आपदाएं वहां पर हुई हैं, आपने देखा है। सारी आपदाओं को उन्होंने झेला है, उसको संभाला है, अच्छा काम किया है। तो ये नहीं कह सकते कि मुख्यमंत्री ये काम ठीक नहीं किया। असंतुष्ट हो सकते हैं, और जनता में असंतुष्ट होना उनका राइट है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो जनता के, ये जनता खुश ना हो, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने अच्छा काम किया है और इसमें कोई दो राय नहीं। एनपी जी, जब मुख्यमंत्री जी ने काम अच्छा किया तो फिर बदलने की जरूरत क्यों पड़ गई, बदलाव की जरूरत क्यों पड़ गई? सवाल तो वही है ना। नहीं, मुख्यमंत्री जी की मजबूरी है, उनका भी कोई काम हो सकता है। मुख्यमंत्री जी खुद बता देंगे उसमें कि उन्होंने क्यों छोड़ा है। मुख्यमंत्री जी को हटाया, ये नहीं कह सकते हटाया गया, मुख्यमंत्री जी ने रिजाइन किया है।
नहीं, ये रिजाइन, वही वजह तो जानना चाहते हैं कि आखिर वजह क्या रही, आखिर क्यों विधायक दिल्ली पहुंच गए। पहले वहां पर एक कोर बैठक हुई, उसके बाद अगले दिन तुरंत दिल्ली जाना और उसके बाद फिर आने के बाद अपना इस्तीफा सौंप देना, ये सारी जो चीजें हुई, जिस तरीके से बातें सामने आई, वो एक नाराजगी की बात सामने आई विधायकों की। ये बात सामने आई कि अफसरशाही बहुत ज्यादा रही, मंत्री साहब जो मुख्यमंत्री जी थे वो सुनते नहीं थे, या जो बीच में एक संवाद होता है, कम्युनिकेशन गैप होता है, वो बना रहा, कुछ इस तरह की चीजें आई। जो स्थिति है वो साफ नहीं है। एनपी जी, आप वो बताइए जरा, स्थिति क्या थी? देखिए, स्थिति ऐसी खराब नहीं है। अभी 10 बजे मीटिंग होने जा रही है, 10 बजे सारे विधायक वहाँ पर होंगे, सबकी बात सुनी जाएगी, विधायक दल का अभी हमारा मंत्री भी सुना जाएगा। तो ये नहीं कह सकते कि संतुष्ट नहीं है, लेकिन हाँ कुछ असंतुष्टता हो सकती है। बहुत सारे काम, 4 साल बहुत सारे काम उत्तराखंड के अंदर, और उत्तराखंड के कामों में ये नहीं कि बहुत काम नहीं, काफी काम। इतना 4 साल वैसे नहीं निकालेगा, 4 साल काम करके ही निकालेगा। कुछ असंतुष्टता हो सकती है, या मुख्यमंत्री जी की कोई अपनी व्यवस्था हो सकती है, मुख्यमंत्री जी की अपनी कोई मजबूरी हो सकती है। यानी कि एनपी जी, आपका कहना है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा, यानी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा अपनी मर्जी से दिया है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक, ठीक, चलिए रत्नेश मिश्रा जी भी जुड़े हुए, एनपी जी जुड़े हुए आप हमारे साथ। रत्नेश मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप प्रवक्ता। रत्नेश जी, आप बताइए, आप सहमत है इस बात से? क्या टिप्पणी आपकी? देखिए, पहली बात तो बोल दीजिएगा कि बीच में इंटरप्ट ना करें। नहीं करेंगे, आप जवाब दीजिए। देखिए, ये बड़ी हास्यास्पद बात लगती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तराखंड में इतनी उथल पुथल चल रही है। ठीक, जिस उत्तराखंड में अभी हमने एक त्रासदी देखी है 1-1.5 महीना पहले, ठीक है, वहां लोगों को पुनर्वास करने की अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी सरकार बचाने में और मुख्यमंत्री बचाने और बनाने में भिड़ी हुई है। तो इनका तो जनसेवा से कोई लेना देना ही नहीं है। अगर मान लीजिए इनके मुख्यमंत्री ने गलत कार्य भी किया था, तो अभी प्रदेश की जनता को उस त्रासदी से निकालना जरूरी था, सरकार बचाने से ज्यादा। इन्होंने बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को दिखाया है। और ये जो कांग्रेस के बोल रहे थे ना कि ये हो रहा है वो हो रहा है, देखिए, इन दोनों पार्टियों ने मिलकर देश की जनता को भी ठगा है जी, और उत्तराखंड की जनता को भी ठगा है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई नई बात नहीं है भ्रष्टाचार और इनकी तानाशाही। उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा है कि भारतीय जनता के ही पार्टी के ही विधायक संतोष पांडे योगी जी के खिलाफ बैठ गए थे विधानसभा में। ठीक, उनकी आवाज को दबा दिया गया। त्रिवेंद्र सिंह रावत एक कमजोर और असफल मुख्यमंत्री साबित हुए, और उसका खामियाजा है कि उनको अपना मुख्यमंत्री पद गंवाना पड़ रहा है, और एक विपत्ति की अवस्था में उत्तराखंड की जनता को इस राजनीतिक संकट का सामना करना पड़ रहा है, और ये बहुत ही दुखद बात है। चलिए ठीक है रत्नेश जी, मैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अभी सरकार बचाने के अलावा जनता को बचाए, और जो बेरोजगारी बढ़ रही है और जो रोजगार की समस्या उत्पन्न हो रही है उस पर बातचीत करें। ठीक है रत्नेश जी, रोकना चाहूंगी आपको यहाँ पर।